नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते को लेकर सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच खटास आ गई है? क्या बीजेपी से आरएसएस खुश नहीं है? क्या आरएसएस ने बीजेपी से दूरी बना ली है? और इन सवालों को बल तब ज्यादा मिल गया जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा था कि असली जनसेवक वही है जो अहंकार नहीं दिखाता और सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए भी मर्यादा बनाए रखता है। भागवत ने बिना नाम लिए बीजेपी और पीएम मोदी पर कटाक्ष किया था। उसके बाद आरएसएस के एक नेता रतन शारदा ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के सांसद तक जनता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। टिप्पणियों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। उसके बाद संघ के मुखपत्र 5 जन्य में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस पर एक आलोचनात्मक लेख छपी। शीर्षक था लोकसभा चुनाव 2024/एनडीए सबक है और सफलताएं भी। ऑर्गेनाइजर में भी टिप्पणियां की गई। इन लेखों पर चर्चा हो ही रही थी कि संघ नेता इंद्रेश कुमार ने सार्वजनिक मंच से कह दिया कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। अब इस तरह के बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आज बीजेपी और आरएसएस के बीच आई दरार, उस पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने अपनी शुरुआत में की, क्या वाकई में खटास आ गई है बीजेपी और आरएसएस के बीच में? देखिए, जो लोग आरएसएस को समझते नहीं, बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते को नहीं जानते, जो लोग संघ परिवार मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके साथ जुड़ी हुई जितने भी संगठन हैं, जो 50 की संख्या में हैं, उनका क्या रिश्ता है संघ के साथ और आपस में एक दूसरे से क्या रिश्ता है, जो ये समझ नहीं पाते, वही इस तरह की बचकानी बात करते हैं। ये लोग कौन हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं? ओ, आरएसएस बीजेपी में झगड़ा हो गया। अच्छा, मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन एक बात जो बेसिक चीज समझिए, ये बड़े अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, है ना? तो डेमोक्रेसी हेल्दी हो, इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पहलू है जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है, बिना उसके डेमोक्रेसी कभी मजबूत नहीं हो सकती, वो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होना, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिबेट होना। और ये डिबेट कमरे में बंद नहीं कि सोनिया गांधी ने अपने एक गुलाम को कहा कि हार के कारणों को बताओ, 3 आदमी अपने साथ लेके जाओ और उसके बाद एक रिपोर्ट दे देना। और रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट के फिर लोग भूल गए, पता नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। और मजेदार बात क्या है, जिस पार्टी, जिस अलायंस की जीत हुई, जिसका प्रधानमंत्री चुन गया, जो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए सारे लोग, वो सीटें कम क्यों आई इसकी विवेचना में लगे हुए हैं। और जो हार गया है वो चौराहे पे मदमस्त होकर के डांस कर रहा है कि हम जीत गए। मतलब एक अच्छी बात, ये तमाम चीजें जो आपने गिनाई कि बीजेपी और बीजेपी के समर्थक, उसके आइडियोलॉग्स और जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसमें हार को, सीटें जो कम हुई उसको एज ए डिफीट ले रहे हैं। सरकार तो बन गई लेकिन सीटें जो कम आई उसको एज ए डिफीट ले रहे हैं और उसकी विवेचना कर रहे हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर जब आप पब्लिक डोमेन में डिबेट करते हो तो उसको आपको ये भी बताना चाहिए कि ये बिल्कुल ओपन डिबेट हो।
फिर चुपके चुपके पीछे पीछे कहीं से तीर मारने की आवश्यकता नहीं है। खैर, कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं है। ये सीटें हारी पिछली बार समाजवादी पार्टी, कोई विवेचना हुई क्या? आम आदमी पार्टी 7-0 दिल्ली में, कोई विवेचना हुई क्या? कांग्रेस पार्टी 50 सीट लेके आई थी पिछले बार, कोई विवेचना हुई क्या? आप अपनी हार पे कोई विवेचना इसलिए नहीं कर सकते कि वहां पे जो सुप्रीम लीडर है उसकी चमचागिरी किए बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। तो एक चीज तो जो सबसे बड़ा जो आरोप प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के ऊपर लगता है कि ये तानाशाही है, तानाशाह है, वो तो इससे खत्म हो गया, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं, बड़े बड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या है? इंद्रेश जी का बयान। मैंने ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा जी का भी लेख पढ़ा, लेकिन जो इंद्रेश जी का बयान आया उसको लेकर इन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा आधिकारिक बयान नहीं है, बैकआउट कर गए हैं। भाई आधिकारिक बयान तो कोई और देगा ना। आधिकारिक बयान तो मोहन भागवत जी ने दे दिया, उन्होंने अपनी राय रख दी, मामला ये खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इंद्रेश जी ने ये बयान क्यों दिया, उसमें मेरी कोई दूसरी राय है। वो अल्पसंख्यक विभाग को देखते हैं, मुसलमानों को कैसे नेशनलिस्ट बनाया जाए, मुस्लिम महिलाओं में देशभक्ति का कैसे संचार किया जाए, ये काम है इनका। मुस्लिम संगठनों में मुसलमानों को एकत्रित करना, उनको जो है राष्ट्रवाद से जोड़ना, ये इंद्रेश जी का काम है। आरएसएस में वो जो विंग है जो अल्पसंख्यकों के साथ वार्तालाप करता है, उसके वो हेड हैं। तो इंद्रेश जी को पहले ये बताना चाहिए क्या हुआ, मुसलमानों ने वोट क्यों नहीं दिया। तो ये आपका फेलियर है भाई। कोई मुसलमान दिया क्या वोट? कहां गए भाई? बनारस में तो कोई बता रहा था कि कोई एक जगह है जहां पे 40-40 आपके प्रकोष्ठ के लोग हैं और वहां बीजेपी को एक भी 8 वोट मिला टोटल। मतलब आपके प्रकोष्ठ में जो लोग हैं वो भी आपको वोट नहीं कर रहे। इस तरह की खबरें अभी जो है टेलीविजन पे मैं सुन रहा था। तो भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो आपकी जिम्मेदारी आपकी बनती है या नहीं बनती है? आपने क्या कहा कि भाई अहंकार की वजह से। अच्छा, किसका अहंकार? प्रधानमंत्री मोदी का अहंकार, योगी जी का अहंकार, नड्डा जी का अहंकार, अमित शाह का? आपको स्पेसिफाई करना चाहिए। आप कोई बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, अगर आप सीनियर आदमी हैं, आपको मालूम है कि आप एक शब्द बोलेंगे उसका विपक्ष और मीडिया बिल्कुल ही ऑपरेशन करेगा, उसके सर्जरी करेगा और ऐसा डायग्नोसिस करेगा कि जिसका लग रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, आरएसएस और बीजेपी आपस में लड़ गए। ये मूर्खता है। इस तरह के जो कंक्लूजन ये जो विपक्षी पार्टियां और कुछ लोग निकाल रहे हैं, सिंपल बात समझिए, आरएसएस और बीजेपी अलग हो गए तो बहुत सारे मंत्रियों का इस्तीफा हो जाएगा, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा हो जाएगा। विपक्षी पार्टी पूछ रही है सवाल कि क्या नितिन गडकरी इस्तीफा वही इसका मतलब है भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस का पूर्णकालिक हो, प्रचारक हो, ये क्या बकवास वाहियात चीजें की जा रही है। इट इज जस्ट अ डिस्कशन विद इन आरएसएस। ओपन में डिस्कशन हो रहा है, अच्छी बात है। ये ओपन डिस्कशन पहले नहीं होता था, पहली बार इस तरह से हो रहा है, होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, रतन शारदा जी ने जो लेख ऑर्गेनाइजर में लिखा, बहुत हद तक उन्होंने बात सही कही। ऐसा नहीं, जब डिबेट हो ही रहा है तो यह भी जानना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम क्यों हुई। इंटरनल सबटाज यूपी के अंदर, इससे नहीं आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। अगर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आरएसएस और इसमें जंग लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, भाई अहंकार की थ्योरी मैं नहीं जानता। कारण अगर अहंकार होता केंद्रीय लीडरशिप का तो उड़ीसा में आप नहीं जीतते, आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं जीतते, बिहार में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होता, झारखंड में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होता।
दिल्ली 7 के साथ आप नहीं जीतते, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप नहीं करते, 9 राज्यों में आपने क्लीन स्वीप किया है, वहां अहंकार थ्योरी काम नहीं आई। कहां था प्रॉब्लम? अहंकार किसका उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बीजेपी के हर नेता को मालूम है अहंकार उम्मीदवारों का। ये 7वें आसमान पर चले गए। इनको लगता भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जितना, भाई प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और होता, विपक्ष में बैठे हुए होता ये भारतीय जनता पार्टी। ये प्रधानमंत्री ने अकेले सिंगल हैंडेडली इस चुनाव को एनडीए के लिए जीत दर्ज करवाया। अदरवाइज कहां गायब हो गए होते ये लोग, ये समझ में नहीं आता इन लोगों को। और फिर अभी ये लड़ते रहते। उम्मीदवार, उनका अहंकार, कारण उनको लगा कि बस अब तो बीजेपी का टिकट मिल गया, अब तो हम एमपी बन गए, मोदी आएंगे, मोदी प्रचार करेंगे। और ये सब दूसरा, ये अहंकार किसका? उम्मीदवारों का। इन्होंने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा। कार्यकर्ता जो है वो घर बैठ गए। क्यों? कार्यकर्ता होता है, आपका गुलाम नहीं होता। जो कुछ भी फंड वगैरह मिलता है, भाई पेट्रोल अपने से भरा करके कार्यकर्ता नहीं काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज जो, और मैं विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोल रहा हूं कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि ये टिकट किसने, कहां, कैसे तय किया, ये किसी के समझ में नहीं आया। और ये जो टिकट बंटवारे का जो सिस्टम हुआ, चाहे वो यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, जहां जहां आप हारे हो, जहां जहां आपका उम्मीदवार हारा है, वो आपको तय करना चाहिए कि भाई क्यों दिया गया। बिहार की मैं बात बता दूं, आप बिल्कुल शाहबाद से गायब हो गए। क्यों गायब हो गए भाई? किसने कहा था यार किसी को टिकट देते? पवन सिंह को दे दिया होता, वो खुद वहां जीते, बाकी लोगों को भी जितवा दिया होता, आसपास माहौल बन गया होता। फिर मिथिलेश तिवारी को क्यों आपने दे दिया बक्सर से? आप बाहर से लाकर के, मैंने आप ये देखिए, गोपालगंज के व्यक्ति को आप बक्सर में टिकट दे रहे हो। किसको हटाया? अश्विनी चौबे को आपने हटाया। क्यों हटाया भाई? नाराजगी तो उसी दिन से शुरू हो गई। वीके सिंह का आपने टिकट काट दिया भाई, क्यों काटा? किस आधार पे काटा? ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी को ये चीज कोई बताए कि आफ्टर ऑल व्हाट वाज द रीजन। और वहीं से वो चिंगारी भड़की, राजपूत जो है वो नाराज हुए। भाई आप, भाई किस आधार पे आपने, जो परफॉर्मिंग बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, तो ये जो टिकट का बंटवारा हुआ वो धीरे धीरे उसका, भाई आपको, आप गाजियाबाद जीत गए, लेकिन राजपूतों के गुस्सा का असर आपने देखा राजस्थान में हुआ, यूपी में बहुत जगह हुआ। 5-7 सीटें, 10 सीट के आसपास आपको इलाहाबाद जोन में इसलिए आपको हारना पड़ा क्योंकि ये इलाहाबाद के पूरे जोन में राजा भैया मदद करना चाह रहे थे। किसने उसकी बात नहीं मानी? क्यों बात नहीं मानी गई? तो बहुत सारी समस्याएं। और सबसे बड़ी चीज, एक तो आपको एक ऑडिट करवाना चाहिए कि भाई जो उम्मीदवार को पार्टी की तरफ से जो फंड मिला, क्या वो पूरी तरीके से खर्च किया या पैसे दबा गया? कार्यकर्ता, भाई कहां गया पन्ना प्रमुख? कोई पन्ना प्रमुख एक्टिव नहीं था। कोई पन्ना प्रमुख एक्टिव नहीं था। क्यों नहीं था? कि आप कोई रिसोर्स नहीं पहुंचा रहे वहां तक। भाई अपने से कोई काम थोड़ी करेगा। बस लोगों को ये लगा भाई मोदी है, बस जी जाएंगे मोदी के मुझे नाम लगता पे। है कि इस हार पे जरूर बीजेपी मंथन करेगी। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है कि ये जो आरएसएस और बीजेपी को लेकर चल रहा है, इस चुनाव में आरएसएस बहुत ज्यादा एक्टिव भी नजर नहीं आया और बार बार ये खबरें हर जगह चलाई जा रही हैं कि जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था आरएसएस को लेकर, संघ को लेकर, उससे उनके अंदर नाराजगी है। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए बात क्या है कि नाराजगी बिल्कुल थी। क्यों थी उसका कारण भी आप समझ लीजिए। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का कोई ग्राउंड फोर्स तो है नहीं। एक वैचारिक अम्ब्रेला, वो चाहते हैं कि भाई देश के अंदर में जो है राष्ट्रवादी सरकार आए, तो उसके लिए मोहन भागवत जी तो आदेश नहीं देते। कभी कभी आरएसएस के मुख्यालय से तो नहीं आता कि भाई सबको लग जाना है या इस बार नहीं लगना है, कोई फतवा नहीं चलता। तो कैसे होता है भाई? आरएसएस ने काम कर लिया उड़ीसा में,
मध्य प्रदेश में और यूपी में काम नहीं किया, बिहार में काम नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आप जो उम्मीदवार तय कर रहे हो उसमें एक पसंद नापसंद की भी चीज होती है। जो वाइडर कंसल्टेशन होता है, सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बता दूं, 100 बात की एक बात, इधर उधर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी सीधी बात, भारतीय जनता पार्टी को कॉर्पोरेटाइजेशन का एक रोग लग गया है। सारा काम एजेंसी के हाथ में, प्रचार एजेंसी, कैंडिडेट कौन होगा एजेंसी, पोस्टर कौन बनाएगा एजेंसी, होर्डिंग कौन लगवाएगा एजेंसी, रैलियां कौन करेगा एजेंसी। तो कार्यकर्ता क्या करेगा? पत्तल उठाएगा। कार्यकर्ताओं को आप अलग करके फेंक देंगे काट करके, तो कार्यकर्ता आपके लिए काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो बीमारी है जो प्रशांत किशोर ने दिया है, ये बीमारी से ग्रसित पॉलिटिकल पार्टीज आज निकल बर्बाद होनी ही होनी है। जहां जहां देश की जनता को कोई अल्टरनेटिव दिखेगा, वो बीजेपी के लोग चले जाएंगे वोट करने के लिए। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में क्या है? दिल्ली में असेंबली में लोगों को एक अल्टरनेटिव मिल जाता है, केजरीवाल को लोग वोट कर देते हैं। वही लोग केंद्र में बीजेपी को, तो वो आपके वोटर हैं जो असेंबली में आपको वोट नहीं करते। कभी सोचा कि भाई क्यों नहीं करते और केजरीवाल क्यों जीत जाता है? क्योंकि केजरीवाल 80% काम अपने कार्यकर्ताओं के जरिए करता है। आप 80% काम एजेंसियों से करवाते हैं। तो ये बीमारी जब तक आप पालोगे, यही ऊपर नीचे होता रहेगा। 10 साल मजबूत सरकार और कार्यकर्ताओं के हाथ में ठन ठन गोपाल। कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता, कार्यकर्ताओं, भाई लोकल लीडर्स को कोई पूछता नहीं। एक बार टिकट मिल जाता है, लोगों को लगता है कि आप तो बड़ के नेता बन गए। तो अब इसके ऊपर अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में, लोगों में बातचीत हो रही है, डिस्कशन डिबेट चल रहा है। लेकिन 100 बात की एक बात यही है जो भारतीय जनता पार्टी को रियलाइज करना चाहिए, आपके समर्थक ही, आपके वोटर ही, आपके कार्यकर्ता ही, आपके लेफ्टिनेंट्स ही, आपके सिपाही ही आपसे नाराज है। कारण आपको ढूंढना है और उसका निदान भी आपको निकालना होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुख बदला बदला नजर आ रहा है। बीजेपी पर आरएसएस की तरफ से लगातार की जा रही टिप्पणियां चर्चा का केंद्र में है। देश में संघ बनाम बीजेपी की तस्वीर देखी जा रही है। विपक्ष को भी मौका मिल गया है राजनीति करने का और विपक्ष के तमाम बड़े नेता चुटकी भी ले रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।